बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और ये बड़ी तवील समाअत थी और ये 3 माह के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई थी और इसके अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। एक तो वो ऑब्जेक्शंस थे जो जमा करवाए गए थे काजी फ़ैज़ ईसा साहब की तरफ से। उसके बाद एक कल नई दरख्वास्त दी गई थी जिसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि जो फ़रोग़ नसीम है उसको इजाज़त ना दी जाए कि वो इस केस में गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि वो ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स हैं, वो सारे के सारे सरकारी मसूल अलैहान हैं, इसलिए फ़रोग़ नसीम क्योंकि अब बतौर प्राइवेट वकील पेश होंगे तो उनको इजाज़त ना दी जाए। और वो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो जो इल्ज़ामात लगाए गए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज के केस में जो 3-4 बड़ी अहम चीज़ें थी जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़रोग़ नसीम ने वाकई आज ये साबित किया है कि वो एक कम्पिटेंट वकील हैं। और आज उसने 10 जो रुकनी हमारा ऑनरेबल बेंच था उन सब को हर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब है उसने सवाल किया और हर जस्टिस साहब के सवाल का सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो फ़रोग़ नसीम है उसके हवाले से जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की तरफ से कल एक एप्लीकेशन जमा करवाई गई थी जिसको हम ऑब्जेक्शन कहते हैं कि ऑब्जेक्शन पिटीशन थी, जिसमें यह कहा गया कि जो फ़रोग़ नसीम है उसको इजाज़त ना दी जाए कि वो केस को रिप्रेजेंट करे। और उसके अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है जो मैं कहूँगा कि वो बड़ी ही हमारे लिए और हमारे प्रोफेशन के लिए और किसी भी इतने बड़े ओहदे के और इतने बड़े मनसब पर बैठे जज साहब के लिए ये अल्फाज कहना मुनासिब नहीं थे जो उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और कहा गया है कि फ़रोग़ नसीम एक टाउट है। अब टाउट का वर्ड कौन इस्तेमाल करता है और आप ख़ुद उस मेंटालिटी को चेक कर लें कि किस लेवल के लोग हैं। और मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसके ऊपर जितना दुख का इजहार किया जाए वो कम होगा कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की पिटीशन में जो फ़रोग़ नसीम के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो टाउट का इस्तेमाल हुआ है। अब इसके बाद मैं इस लफ्ज़ के ऊपर मज़ीद बात करना भी अपने लिए बेहतर नहीं समझता कि इतने बड़े मनसब के लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो इस कौम का और इस प्रोफेशन का अल्लाह ही वारिस है। दूसरा हम आ जाते हैं इसमें इस ऑब्जेक्शन पिटीशन के अंदर ये डिस्कस किया गया कि फ़रोग़ नसीम क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी एलिगेशन है और वो जो पाकिस्तान का प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट है उसके तहत वो एलिजिबल नहीं है कि वो अपने इस केस में वो रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट को या अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो वो मैं नहीं समझता कि फ़रोग़ नसीम के हवाले से जो ऑब्जेक्शन पिटीशन है उसमें कोई भी कानूनी ग्राउंड है या कोई वैलिड ग्राउंड है। और यही बात थी कि आज जब इसके ऊपर रिज्यूम हुई और आज जब हेयरिंग स्टार्ट हुई तो जब पहला मुनीर मलिक साहब जो कि वकील हैं जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के, उन्होंने ये बात की कि फ़रोग़ नसीम को इजाज़त ना दी जाए कि वो रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट को, तो अदालत ने कहा, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इस मैटर को छोड़ दें, हम चाहते हैं कि ईद से छुट्टियों से पहले पहले हम इस केस की जो इसको वाइंड अप करें और हम इसको किसी मंतकी अंजाम तक ले जाएँ। इसलिए जो फ़रोग़ नसीम थे उनको इजाज़त दे दी गई कि वो इस मैटर को और इस केस को आगे लेकर चलें। अब जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो जो पॉइंट्स हैं, जो वैलिड पॉइंट्स हैं, वो क्या थे जो आज फ़रोग़ नसीम ने उठाए हैं और फिर कौन से सवालात नए सवालात पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसका जवाब कल के लिए इसको पेंडिंग किया है और कल 11:30 बजे दोबारा इसके ऊपर हेयरिंग स्टार्ट होगी। और फिर अगली बात कि अगर रेफरेंस नहीं होगा तो क्या अगर रेफरेंस की जो कार्रवाई है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो क्या मनी ट्रेल पूछने के लिए जो नैब है उसके पास अख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से सवाल जवाब कर सके। ये एक सवालिया निशान आ जाता है क्योंकि मैंने आज बड़े सीनियर वकला से जब ये डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रेफरेंस का दरवाज़ा बंद करेंगे तो फिर इलीगैलिटी तो इलीगैलिटी है, तो फिर नैब हरकत में आ जाएगी और फिर नैब सवालात पूछ सकती है जो शायद मुश्किल हो जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कि उसको बर्दाश्त करें। इसलिए जो रेफरेंस है उसको कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर डिसाइड होने की इजाज़त दी जाए और ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है इसको खारिज किया जाए। अब जब फुल बेंच ने आज इस केस के ऊपर समाअत शुरू की तो जो पहला सवाल था वो ये था कि आपने ये मटेरियल कहाँ से जमा किया है, जो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से जो एविडेंस है वो आपने कहाँ से कलेक्ट की है। अब मैं आपको एक बतौर कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं आपके नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहूँगा कि हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर है 1984 जिसको हम लॉ ऑफ एविडेंस कहते हैं,
उसमें उसका आर्टिकल 8 है जो ये कहता है कि जो मुखबर होता है उस मुखबर के बारे में कोई भी अथॉरिटी पुलिस से, मजिस्ट्रेट से या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से ये नहीं पूछ सकती कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ये कहाँ से की है और किसने आपको ये ख़बर दी है। हमारा आर्टिकल 8 जो एक प्रिविलेज देता है और ये कहता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस वाले कहते हैं या जो हमारी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ कहती है वो कहते हैं कि हमारे मुखबर ने बताया। अब ये जो मुखबर का वर्ड है, हमारा कानून ये कहता है कि आप उस ऑफिसर से, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये पूछ ही नहीं सकते कि ये मुखबर कौन है। जब आर्टिकल 8 इस बात की प्रिविलेज देता है और आर्टिकल 8 प्रोटेक्शन देता है तो उसके बाद ये सवाल पूछना कि ये एविडेंस कैसे कलेक्ट हुई है, किन लोगों ने कलेक्ट की है और क्या वो इलीगल तरीके से कलेक्ट हुई है, ये सवाल बनता नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये सवाल चल पड़ा है तो अब इसका जवाब तो फ़रोग नसीम ने देना है और वो जवाब देंगे। आज कुछ नए डॉक्यूमेंट्स फ़रोग नसीम साहब ने जमा करवाए हैं अदालत के अंदर, वो उसके ऊपर भी बड़े हैरान हुए मुनीर मलिक साहब और उन्होंने कहा कि ये इस तरह डॉक्यूमेंट्स, नए डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा नहीं करवाए जा सकते। और जो एक अहम इसके अंदर सवाल है वो ये है, फ़रोग नसीम ये कहते हैं, वो उन्होंने सवाल उठाया कि हमारा सिर्फ इतना है कि अगर इनकी औलाद ने कोई प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं और वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के बाद जो इनके अपने इनकम टैक्स इन्होंने जमा करवाया है या जो रिटर्न जमा करवाई है उसके अंदर अपने बच्चों की प्रॉपर्टी को शो नहीं किया या इनके बच्चों के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर उन्होंने अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताया, तो असल चीज़ ये है कि मनी ट्रेल बताएं कि जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है बैरून मुल्क में, जो इनके फैमिली ने ख़रीदी है, वो पैसे कहाँ से आए हैं। क्या वो काजी फैज़ ईसा के ने वो दिए हैं पैसे या उनका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम है। जिसके ऊपर जो अदालत थी उन्होंने ये सवाल किया। मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये तो आपने बताना है, तो जिसके ऊपर फ़रोग नसीम ने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर है, वो ये शो करे कि जो उसके बच्चे हैं वो ख़ुद उनकी इनकम है और उन्होंने अपनी इनकम से ये सारा कुछ बनाया है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ काजी फैज़ ईसा पे और उसने ये जवाब देना है। दूसरी जो इसके अंदर बड़ी अहम बात थी वो ये थी, ये सवाल किया गया कि क्या जो ये कार्रवाई है, जब एक रेफरेंस की कार्रवाई शुरू होती है और उसके ऊपर शोकास जारी कर दिया जाता है और शोकास का जवाब आ जाए, उसके बाद आर्टिकल जो 212 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि फिर उसको आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते और उसको आप किसी फोरम पर चैलेंज नहीं कर सकते। जो जुडिशल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी कार्रवाई को आप किसी फोरम पर ना किसी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर ये साथ कहा जो फ़रोग नसीम है कि जो केस था साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, उसको इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया था कि वो शो कास का जवाब नहीं आया था। यहाँ शो कास का जवाब आ गया, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है और इसके अंदर जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। अब जब कार्रवाई शुरू हो गई है तो ये कैसे कह सकते हैं कि इसको रेफरेंस की कार्रवाई को सेट असाइड किया जाए या इलीगल डिक्लेयर किया जाए। जिसके ऊपर एक जस्टिस साहब ने सवाल पूछा कि आपने जब रेफरेंस जमा करवाया था तो आप सिर्फ ये कहते थे कि इन्होंने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर कुछ चीज़ें छुपाई हैं। अब आप नया एक एलिगेशन लेके आ गए हैं और वो आप मांगते हैं मनी ट्रेल, और ये बात आपने रेफरेंस में नहीं की थी। तो जो चीज़ आपने रेफरेंस में नहीं कही थी, क्या अब आप उसका सहारा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो फ़रोग नसीम ने यह कहा कि जब एक चीज़ मनी ट्रेल, जब एक मैटर है या कोई एक प्रॉपर्टी है जिसको शो नहीं करवाया गया इनकम टैक्स रिटर्न में, तो जब हम उसके ऊपर सवाल पूछेंगे तो अगला सवाल ये भी पूछेंगे कि ये जो आपने प्रॉपर्टी बनाई थी ये कहाँ से बनाई थी और ये किन पैसों से आई थी, तो ये जवाब तो देना पड़ेगा। तो अदालत ने जो सवाल पूछा है कि जिसका जवाब कल देना है फ़रोग नसीम ने, कि आपने ये जो एविडेंस कलेक्ट की है वो आपने सबसे पहले तो उसका जो एसेट यूनिट है, एसेट्स रिकवरी यूनिट है, आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी, आपने वहाँ पर कंप्लेंट फ़ाइल की और उसके बाद आपने रेफरेंस फ़ाइल किया। तो क्या आपका पहला काम ये नहीं बनता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एलिगेशन था तो आप डायरेक्ट रेफरेंस फ़ाइल करते, आप एसेट रिकवरी यूनिट में कंप्लेंट फ़ाइल ना करते? इसका जवाब देना है। दूसरा जवाब ये देना है कि आपने जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस की है वो किस तरीके से की है, उसका जो सोर्स है वो लीगल है या इलीगल है, इसका जवाब देना है। और तीसरा ये है कि ये जो सदारती रेफरेंस फ़ाइल किया गया है, क्या ये बदनीति के ऊपर मुश्तमिल है, क्या इसकी इंटेंशन गुड है या बैड है, ये इसका जवाब देना है। फ़रोग नसीम ने ये सवालात पूछे हैं और साथ ये बड़ी डिटेल इसके ऊपर जो इसके हेयरिंग थी।
अब असल जो सवाल है वो ये है कि अब इसके ऊपर कल तो हमें सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, और जो फ़रोग़ नसीम का आज उनकी कारकर्दगी थी वो बड़ी सेटिस्फैक्ट्री थी, और मैं समझता हूँ कि वो कानून के मुताबिक थी और उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स को उजागर किया है। अब साथ सवाल ये पैदा होता है कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स वो रेफरेंस की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया जाता है, या रेफरेंस को सेट असाइड कर दिया जाता है, या इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि आया कोई मनी ट्रेल देनी है या नहीं देनी, या उनकी फैमिली ने कोई इलीगल वे से या लीगल वे से वो प्रॉपर्टी बनाई है, या वो काजी फैज़ ईसा साहब के पैसों से बनाई है, या उनकी अपनी कोई इनकम थी, ये सवाल फिर भी रह जाएगा और इसको डिसाइड होना होगा। अगर रेफरेंस आप ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद फिर क्या नैब के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें और पूछ कुछ करें, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं वो ठीक हैं और उनकी इंटेंशन ठीक है, या उनकी तरफ से कोई लीगैलिटी नहीं है, तो वे रेफरेंस में इसका जवाब देते, रेफरेंस खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेफरेंस की कार्रवाई को ख़त्म करवा देंगे तो उसके बाद नैब इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। और आज मैंने 8-10 सीनियर वकला से जब ये बात की तो उन्होंने इस बात को सेकेंड किया कि हाँ, नैब अगर रेफरेंस की कार्रवाई आप ख़त्म कर देंगे तो नैब इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। और मैं नहीं समझता कि ये किसी भी सूरत में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतर होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस पिटीशन को खारिज होना चाहिए, और जो रेफरेंस है क्योंकि उसमें शोकास का जवाब आ चुका है तो इसकी जो फैसला है वो मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ये बात फ़रोग़ नसीम ने की कि जो इस बड़े ओहदे पर बैठा हो वो ब्लेम लेस होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि सवाल उठ गया है तो अब काजी फैज़ ईसा साहब को बजाय इसके कि इधर उधर के इल्ज़ामात लगाने के अपनी जो पोजीशन है उसको क्लियर करना होगा। कल जो हेयरिंग होती है उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।